हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी का ज्योग्राफी का सेकंड यूनिट दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको हम पढ़ेंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी एक तरह के रिसोर्स ही हैं जो कि हमें अपनी अर्थ के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, कैसे इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता चल चुका है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2 है ये। तो अब देखिए इसमें ये थोड़ी सी एक ये पोइम लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद जो है ये एक फोक सॉन्ग है जो कि वेस्ट बंगाल से लिया गया है, ठीक है। लिप्चा फोक सॉन्ग है जो कि नॉर्थ पार्ट जो है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, वहाँ से लिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इस प्लैनेट को बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर से क्या कर रहे हैं, एक लिविंग बींग्स के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइचेंस, बनियान ट्रीज, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी क्या है, लिविंग बींग्स है। तो ह्यूमन बींग जो है वो अपनी अर्थ को यानी कि अपने प्लैनेट को इन सब चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये जो एंटायर हैबिटेट है ना, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, एक मतलब लिविंग बींग्स का रहने का जगह, रहने की जगह। ये जो हमारा हैबिटेट है ना, ये क्या कर रहा है, एक इमेंस बायोडाइवर्सिटी, ये इस हैबिटेट के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं ये एक इमेंस बायोडाइवर्सिटी का क्या है, रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि रेफर करती है वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। जिसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर वो लिविंग थिंग को हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। और इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, एज वेल एज उनकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो फॉर्म होती हैं, और उनका हैबिटेट या जहाँ पे वो रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जिस जगह पे वो रहते हैं, जिन कम्युनिटीज़ को वो फॉर्म करते हैं, और हर एक वैरायटी की लाइफ जो कि अर्थ के ऊपर हमें फाउंड होती है या अवेलेबल होती है, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अब आगे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमंस है ना, वो ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मतलब और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके साथ क्या एक वेब, कॉम्प्लेक्स वेब जो है इकोलॉजी सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है ना वो इंटरैक्ट करती है दूसरी कम्युनिटी के साथ, एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में या फिर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसी जगह, यानी कि आप कोई भी एरिया की बात कर लो, अब आप कहीं पे भी चले जाओगे, आप दूसरे इंसान के साथ इंटरैक्ट करोगे ही करोगे, आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इकोलॉजिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, इंटरैक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, एक पर्टिकुलर एरिया के बीच अंदर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं एयर को, क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को जो कि हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से लेते हैं। तो यही ये बोल रहे हैं कि अगर आप यही चीज़ जो इकोलॉजिकल सिस्टम वाली चीज़ है ना, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं, जो सांस हवा हम लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, सॉइल जो कि हम अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इन सब चीज़ों के, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, और इन सब चीज़ों के बिना हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉरेस्ट जो है ये इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, एज दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है इस इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बिकॉज ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिसकी वजह से दूसरे लिविंग बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जांपल दी होगी बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी जो है ये रेफर करती है वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना हमारी अर्थ के ऊपर फाउंड किए जाते हैं, उन सबको ये रेफर करती है, एज वेल एज वो कम्युनिटीज़ जो कि अपने आप को डिफरेंट तरह से फॉर्म करती हैं, और उनका हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो एवरी लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस आ जाएंगे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। इनके फॉर्म्स और फंक्शन जो है ये डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्लोजली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये बोल रहे हैं
कि फ्लोरा एंड फना इन इंडिया। आपको जैसे कि पता है फ्लोरा जैसे कि आपके फ्लावर्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है, और फना आपका क्या हो गया, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप पूरा मतलब इंडिया के अंदर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंडिया जो है ना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करो तो उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया जो है ये सबसे रिचेस्ट कंट्री है, जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फना एंड फ्लोरा जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आगे ये क्या बोल रहे हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, और आपको पता भी होगा कि किस किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो वैरायटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फना जो है वो आपको डे टू डे लाइफ देखने को मिलते हैं। बट क्या है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब डे टू डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं, ये इतना वो नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ ये बोल रहा है कि कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, उन एस्टिमेट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 10% जो है वो वाइल्ड फ्लोरा देखने को मिला है और 20% जो है वो मैमल्स जो हैं वो देखने को मिले हैं जो कि थ्रेटेंड लिस्ट में है। थ्रेटेंड लिस्ट यानी कि जो कि खतरे में है, ठीक है। 10% जो है इंडिया का फ्लोरा और 20% जो मैमल्स हैं। मैमल्स आपको पता है जो क्या क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं या फिर जो यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये 10% जो वाइल्ड फ्लोरा है इंडिया के अंदर और 20% जो मैमल्स हैं ये क्या है, थ्रेटन लिस्ट में है। बहुत सारे इनमें से जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं और कुछ जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपका चीता जो है ये 1957 से ही ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे आपको जो हैं वाइल्ड फ्लोरा फना जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे आपके पिंक हेडेड डक, फिर ये माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, प्लांट्स लाइक जैसे मधुकाहा, इंसेनाइड्स, ठीक है। ये कुछ तरह के आपके रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, और कुछ जो है इनमें से वो टोटली क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आगे ये बोल रहा है कि इनफैक्ट कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो अब ख़त्म भी हो चुकी हैं। मतलब कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो कि हमने अभी आज तक कभी देखी ही नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सुना ही हुआ है। फिर टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट। कुछ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमने मतलब हमारे बड़ों ने तो देखे थे लेकिन हम नहीं उनको देख पाए, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो तो उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन उन जानवर, उन छोटे कीड़े मकोड़ों का और उन छोटे छोटे प्लांट्स और उन एनिमल्स का क्या, जो कि किसी ने आज तक देखे ही नहीं, जो कि पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन उसके बाद आगे ये बोल रहा है वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक तरह का क्या दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, बस इसमें यही बताया हुआ है कि फॉरेस्ट जो है वो कैसे उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है और वो स्टैगरिंग पॉइंट में है। स्टैगरिंग पॉइंट यानी कि ऐसे चौंका देने वाला पॉइंट। मतलब इंडिया जो है वहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन की अगर आप बात करो तो वो चौंका देने वाली है, क्योंकि लोग जो है वो डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं सो दैट कि अपने घर बना सकें, अपनी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो कर सकें, इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, रोड्स बना सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो इस चीज़ से फॉरेस्ट जो है वो टोटली क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। ये डेटा जो है ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन ये पुराना है तो इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आगे ये बोल रहे हैं कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ पे देखिए कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन स्पीशीज़ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इनके थ्रू जो है ये कैटेगराइजेशन जो है वो की गई है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ यानी कि ये वो पॉपुलेशन है स्पीशीज़ की जो कि नॉर्मल कंसीडर किया है जिनको, और ये सर्वाइव कर रही हैं ईजिली, जिसमें कैटल आ गए आपके, ठीक है, सैल, पाइन, रोडेंट्स जो है ये इस तरह के आपकी स्पीशीज़ जो है ये आपको देखने को मिलेगी। सैलड पाइन जो है ये आपकी ये फॉरेस्ट में आ जाएगी। रोडेंट्स एंड कैटल ये जो है ये आपके किस में आ जाएंगे, आपके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्या है, अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे हैं। इनके एक्सटिंक्ट होने का, इनके वल्नरेबल होने का या इनके रेयर स्पीशीज़ में इनका कोई भी जो है वो कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि अपनी लाइफ जो है वो ईजिली सर्वाइव कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड का मतलब जो कि खतरे में है, ठीक है।
ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि लुप्त होने की यानी कि एक्सटिंक्ट होने की, गायब होने के खतरे में है। उसके बाद ये जो है इस तरह की जो द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ना, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो ये जो नेगेटिव फैक्टर्स अगर ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट किए करते रहेंगे, इसको पॉपुलेशन के द्वारा ये नेगेटिव फैक्टर्स जो है कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करते रहेंगे, तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, यानी कि जो खतरे में है, ये भी कब गायब हो जाएंगी, पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी, इसका भी कोई कहने की मतलब कहा नहीं जा सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स इन्होंने कुछ दी हैं, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयल, ये ठीक है। ये आपको कुछ मतलब ये आपको साथ में एग्जांपल्स इसलिए देते हैं सो दैट कि आपको इजीली याद रह सके कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, रेयर कौन सी हैं, आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए आप ये नाम जो है ना एक बार खुद भी रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है ना, वल्नरेबल का मतलब होता है जो चपेटे में जो कि मतलब ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो ये वो स्पीशीज़ है जिनकी पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन हो रही है और ये मतलब कम होती जा रही है। तो ये अवेलेबल है लेकिन ये ना धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, खतरे में पहुँच जाएंगी। और ये आने मतलब फ्यूचर में अगर नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूटी में ऑपरेट करते किए जाते रहेंगे, तो ये जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है ये भी एक दिन आके क्या हो जाएंगी, इन फ्यूचर जो है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। इसमें जैसे कि आ गया आपका ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, ये आपकी वल्नरेबल स्पीशीज़ में फॉल करती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ यानी कि जो कि मतलब कम से कम देखने को मिलती हैं। अब जैसे स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है और ये भी इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करेंगी अगर नेगेटिव फैक्टर जो है वो इनको कॉन्टीन्यूटी में अफेक्ट करते रहेंगे। जो एग्जांपल्स इन स्पीशीज़ की जैसे कि आ गया आपका हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा, ये आपकी रेयर स्पीशीज़ में फॉल करते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा एंडेमिक स्पीशीज़। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक ही पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर ये राजौरी में है तो ये सिर्फ आपको राजौरी में ही देखने को मिलेंगी, इसके बाहर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। उसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। यही इसमें बोला हुआ है कि कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही दिखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनको मतलब अलग कर दिया जाता है नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर्स को देख के। जैसे कि इसमें आ जाता है अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ये कुछ स्पीशीज़ के नाम बताए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। अंडमान वाइल्ड पिग है तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडमान में देखने को मिलेगा, निकोबार में पिजन है एक, अंडमान टील है। ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ एंडेमिक्स मतलब एक पर्टिकुलर एरियाज़ में ही आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आ जाएगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये स्पीशीज़ जो है ना, अगर आप इनको ढूंढोगे भी या इनके बारे में जानना भी चाहोगे तो आपको नहीं मिलेंगी। ये स्पीशीज़ जो है ये लोकल एरिया से, रीजन से, कंट्री से या कॉन्टिनेंट से या पूरे अर्थ से पूरी तरह से क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसमें जैसे कि आपका आ जाता है एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ठीक है। ये आपके वो स्पीशीज़ हैं जो कि अब आपको ढूंढने पर भी नहीं कभी मिलेंगे। अब यहाँ पे ये नीचे देखिए दिया हुआ है एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो। जो एशियाटिक चीता थे, मैंने आपको अभी बताया ये 1950 मैंने सॉरी वर्ड आपको डेट जो थी वो 1957 बताई थी, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 1952 है, ठीक है। तो 1952 में क्या हुआ है, ये पूरी तरह से क्या हो चुके थे, इस एशियाटिक चीता को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये अब क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसे ये कहाँ चले गए, कैसे ये विलुप्त हुए, कैसे इनकी एक्सटेंशन हुई, ये आप एक बार खुद रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये फ्लोरा और फना जो है ये इनकी पूरी मतलब एक दर्दनाक डिप्लीशन हुई है, मतलब ख़त्म हो रहे हैं, ये धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो इनको देखिए आप, अगर आप इर्द गिर्द देखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू, कैसे हम एक नेचर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आप इर्द गिर्द देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम अपनी नेचर को जो है, कुदरत को जो है वो कैसे एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो चाहे हम इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में, जैसे कि हम इसकी वुड यूज़ करते हैं, इसके लीव्स यूज़ कर रहे हैं, रबड़ यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, डाइज कर रहे हैं, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं,
यूज़ कर रहे हैं एज अ रिसोर्स। सो इट इज़ अवर सेल्फ हु हैव डिप्लीटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे हमारे रिसोर्सिस को ख़त्म करने का, हम खुद ही हैं, क्योंकि हम अपने बेनिफिट के लिए इन रिसोर्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनकी डिप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद बोला है द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ना हमारे इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर, वो कब पड़ा था? कॉलोनियल पीरियड के ऊपर। कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर आए, उन्होंने यहाँ पे राज किया, उस समय पे हमारे इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तरह से हमारे लिए उन्होंने चीज़ें जो थी उनमें सहूलियत भी लाई, लेकिन एक तरह से वो नुकसान भी रहा, ठीक है। उन्होंने रेलवेज बनाई, एग्रीकल्चर किया, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने क्या किया? हमारे इंडियन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो था वो बहुत मतलब किया जाने लगा, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा की जाने लगी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो थे उसके बीच में मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन जो है वो देखा गया। 1951 से 1980 के बीच में एक फॉरेस्ट सर्वे जो था इंडिया के अंदर किया गया, जिसमें 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था ना, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। ये कब की बात है? 1951 से 1980 की बात है, जब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था ना, फॉरेस्ट एरिया जो था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चर लैंड में, सो दैट कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सके। अब क्या था, कुछ जो थे नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट जो थे उनको भी डिफॉरेस्ट किया गया, सो दैट कि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जा सके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? मतलब जैसे एक बार उन्होंने वीट जो है वो ग्रोन कर दी, दूसरी बार उन्होंने वहाँ पे जो है मतलब एक बार मक्की उगा ली, एक बार राइस उगा लिए, एक बार बारले उगा ली, एक बार क्रॉप उगा ली, ठीक है, कॉटन उगा लिया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की कल्टीवेशन जो थी यहाँ की जाने लगी। और क्या किया जाता था? एक टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी वहाँ की जाने लगी, यानी कि पहले क्या किया था, जब जंगलों को आग लगा दी जाती थी, जब वो जंगल पूरे सड़ जाते थे, उसके बाद वहाँ पे वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड। क्या जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो उस समय पे बनाई गई थी जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे, तो उनकी जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपका यूनिट भी रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक यूनिट था उसके अंदर आपने ये फॉरेस्ट से रिलेटेड 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो थे वो फॉरेस्ट का यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स। फिर 9th में भी एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, हिस्ट्री का चैप्टर है वो, ठीक है। 8th में भी हिस्ट्री का है, 9th में भी हिस्ट्री का है, एंड 10th में आपको ये ज्योग्राफी में बता रहा है कि क्या जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, क्या उनको हम ब्लेम कर सकते हैं? सो जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे वो ये कह रहे हैं कि कुछ फेवर्ड स्पीशीज़ जो थी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हैज़ बिन कैरिड आउट यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स। मतलब उनका यूज़ किया जाता था, उनका इसलिए यूज़ किया जाता था सो दैट कि कैंसर जो है, कैंसर बीमारी जो है उससे क्या किया, एक मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक हाँ यहाँ पे था, यहाँ पे प्लांटेशन जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा क्या की जा रही थी, मतलब इसको फेवर किया जा रहा था कि प्लांटेशन जो है वो की जाए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट जो थे वो उगाए जाते थे, जिसकी वजह से कुछ आने वाले समय पे कुछ जो नेचुरल फॉरेस्ट थे साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, उसमें बहुत सारी जो डिप्लीशन थी वो देखनी पड़ी, यानी कि बहुत सारे कुछ ऐसे ट्रीज़ थे, ऐसे प्लांट्स थे जो कि अब पूरी तरह से क्या हो चुके थे? एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं आगे, जो ये जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे डैम्स बना लिए, फॉरेस्ट की कटिंग कर ली, इसकी वजह से फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। 1951 के दौरान क्या हुआ, 500 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया था, सो दैट कि वहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सकें, जैसे डैम वगैरह बना दिए, ठीक है। फॉरेस्ट की ऐसे ही क्लियरिंग, मतलब ऐसे ही जंगलों को अगर साफ़ करते रहोगे तो इस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही अगर आप फॉरेस्ट की क्लियरिंग करते जाओगे, फॉरेस्ट को साफ करते जाओगे, जैसे ये अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, तो इस वजह से आपके बहुत सारे फॉरेस्ट जो है ना उससे डिप्लीट हो जाएंगे, एज अ रिसोर्स आप कह सकते हो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। 40,000 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, मतलब उसकी क्लियरेंस की गई है, उसको साफ़ सफाई वहाँ कर दी गई है। उसके बाद माइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है डिफॉरेस्टेशन के पीछे। माइनिंग होगी, आपको पता है माइनिंग जो है वो भी ज़मीन के अंदर होती है, तो अगर पेड़ वहाँ लगे होंगे तो वहाँ पे माइनिंग नहीं की जा सकती, इसलिए वहाँ पे लैंड को क्लियर किया जाएगा, आफ्टर दैट वहाँ पे माइनिंग जो है वो की
जाती है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोमिनेट माइनिंग। जो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये पूरी तरह से खतरे में आ चुका है बिकॉज वहाँ पे माइनिंग जो है वो मतलब कॉन्टीन्यूटी में की जा रही है, और इस वजह से बहुत सारा नेचुरल हैबिटेट जो है बहुत सारी स्पीशीज़ का वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और माइग्रेट जो वहाँ की स्पीशीज़ है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन एलिफेंट जो है इसकी भी माइग्रेशन जो है वो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि बहुत सारे फॉरेस्टर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना वो इस व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं कि ये जो आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है ना ये किसकी वजह से भी, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से भी क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेजिंग जैसे कि जानवरों को ले गए चारा खिलवाने के लिए, फिर उसके बाद फ्यूल वुड कलेक्शन यानी कि लकड़ी वगैरह के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके उसका लकड़ी का कोल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ से भी क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनके अंदर जो है वो मतलब उनकी कंजर्वेशन नहीं की जा रही है, उनको यूज़ तो किया जा रहा है रिसोर्सेज को, लेकिन कंजर्व करने का उनके पास कोई भी तरीका नहीं है। ये किसके व्यूज़ हैं, ये फॉरेस्टर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट के व्यूज़ हैं। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देन उसके बाद ये कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना ये क्या हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर पूरी तरह से क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी रिसोर्सेज क्या क्या कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि वो अपने इंडस्ट्रियल अर्बन इकॉनमी को क्या कर सके, एक्सपैंड कर सकें। फॉरेस्ट का यूज़ तो वो कर रहे हैं, लेकिन किस वे में कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। यहाँ पे आगे ये बताया था हिमालयन यू इन ट्रबल। यू क्या है, ये एक तरह का क्या है, पेड़ है जो कि फॉर एवर ग्रीन रहता है। ठीक है, ये भी अब खतरे में आ चुका है। ये एक मेडिकल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है। अ केमिकल कंपाउंड कैल टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क। इस हिमालयन यू के एक जो पार्ट है, ठीक है, इसके बाग से ले लिया जाता है, नीडल ट्विग्स से और इसके रूट्स ऑफ ट्रीज से ले लिया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट्स को, कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। और ये एक मतलब ये जो ड्रग है ना, जो ये मैंने आपको बताया हिमालयन यू, ठीक है, ये एक तरह का ड्रग है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी मतलब सेलिंग हो रही है, और ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इस तरह की स्पीशीज़ भी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग इसको मतलब जब जहाँ पे भी ये मिलता है वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसकी वजह से उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। आने वाले कुछ समय में यहाँ पे बोला है इन द लास्ट 1 डिकेड, पिछले कुछ 10 सालों में इस 1000 ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। पिछले 10 सालों में जो हज़ारों यू ट्रीज जो थे ना उनको निकाला गया हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में से, सो दैट कि कैंसर की जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जा सके। तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जिस वजह से क्या है, हम इस रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इस वजह से जैसे ही हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करता है, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इससे कॉज होता है, कई फॉरेस्ट में आग भी लग जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमारे रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉज जो है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का वो है अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग। दैट मीन्स कि लोग जो है ना वो चीज़ों को निकाल तो लेते हैं, चीज़ें ले तो लेते हैं, अगर उनकी ज़रूरत नहीं भी होगी फिर भी वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। पॉपुलेशन जो है, आवर पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ठीक है, एक हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्स दैन एन एवरेज सोमालिटियन। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम्ड। दैट मीन्स कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की कंट्री जो है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, डिफेक्ट होगी। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट की, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये देखिए आप, द क्वेश्चन इज हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारा यहाँ पे क्वेश्चन है। डू यू नो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डू यू नो दैट अवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन।
हमारे इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो चले गए हैं। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन डाउन। वेटलैंड जो है वो भी, उसका 1/3 जो पोर्शन है ना वेटलैंड्स का, वो भी ख़त्म हो चुका है, उसको भी निकाल दिया गया है। 70% जो सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड हो चुकी हैं। 40% जो मैनग्रूव्स हैं उनको निकाल दिया गया है। And with continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plants and animal species are heading towards extinction. यहाँ पे यही बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं एज वेल एज हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे, नष्ट होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, वी द ह्यूमंस। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अब थोड़ा सा ये रह गया इसका पार्ट, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ क्या है इसके अंदर। देखिए, इस पार्ट में सिर्फ यही बताया हुआ है कि अगर हम अपने बायोलॉजिकल लॉस, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है इसको अगर हम खो देंगे तो एज वेल एज हम अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को भी क्या कर लेंगे, लॉस कर देंगे। फिर इन्होंने बोला है कि वुमेन जो है ना उनको बहुत ज़्यादा, मतलब हम फॉरेस्ट को क्यों डिप्लीट कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट की क्यों डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बिकॉज हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ्स को पूरा करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इनको अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इन्होंने ये बोला है कि पुअर वुमेन जो होती है ना वो ज़्यादा आदमियों से ज़्यादा क्या हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि वुमेन जो है वो फ्यूल, फॉडर, वाटर जो है अपनी ऐसी सब्सिस्टेंस नीड्स को, अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती हैं, इन सबको कलेक्ट करती हैं। जैसे लकड़ी होगी, ठीक है, खाना हो गया, चारा हो गया, पानी हो गया। तो जैसे कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, उनकी मतलब कमी आती जा रही है, तो वुमेन जो ना वो क्या होती जा रही है, मतलब अब 10-10 किलोमीटर दूरी पे भी जाके वो इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना चाहती हैं। जहाँ जहाँ से वो रिसोर्सेज कलेक्ट करती जाएंगी वहाँ वहाँ से रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। ऐसा हो ना कि अगर वो रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनको कंजर्व करने का भी तरीका सोचें, बट ऐसा नहीं है। वुमेन जो है वो क्या कर रही है, इस वजह से वुमेन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उनको अपने घरों से कुछ घंटों के लिए दूर जाना पड़ता है। अगर वो 10-10 किलोमीटर डेली दूर जाएंगी तो उनको अपने घरों के काम भी छोड़ने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी सोशल इम्प्लीकेशंस के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ में हमारी जो डिग्रेडेशन हो रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको भी ये क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो हमें ये तो पता चल गया कि भाई हमें अपने कॉन्टिनेंट के अंदर, हम अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको कंजर्व कैसे करना है, उन स्ट्रेटजीज़ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये आपकी आ जाती हैं कि कैसे फॉरेस्ट जो है और वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया के अंदर उनको कंजर्व किया जा रहा है। ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है या किसी को कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझे पूछ सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से समझाया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।